अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लबाज़ार प्रोग्राम। मैं हूं आदिल जिलानी। व्यूअर्स, आज के इस प्रोग्राम में हम बात ये करेंगे कि मुराद अली शाह साहब के आने के बाद सिंध के अंदर और खुसूसन कराची के अंदर क्या बुनियादी तब्दीली आई है। क्या वाकई वो रिफॉर्म्स लाकर, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट लाकर आम बंदे के बुनियादी मसाइल हल करके कोई तब्दीली लाए हैं, या वो एक रवायती सीएम साबित हुए हैं और खुद तब्दील हो गए हैं। ये इंतहाई बुनियादी नुक्ता है, क्योंकि आए दिन कराची में बढ़ते हुए हमें मसाइल नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कचरे का मसला है, यहाँ पर पानी का मसला है, डेवलपमेंट यहाँ पर हो नहीं रही, रोज़गार के इशूज़ हैं, हेल्थ के इशूज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हैं। 50 अरब रुपए का पैकेज रखा हुकूमत सिंध ने इस बजट के लिए, लेकिन अगर हम देखें कराची के तूलो अर्ज में तो हमें कोई इन्वेस्टमेंट होती नज़र नहीं आ रही। ना तो अर्बन ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स आए हैं और ना ही हेल्थ के अंदर, पानी के मुख्तलिफ स्कीम्स के अंदर और दूसरे तमाम एरियाज़ के अंदर हमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नज़र आ रहा है। कुछ नहीं, बस हुकूमत चल रही है माशाल्लाह, बट हालात बहुत बेकार चल रहे हैं सर। आप मुराद अली शाह साहब से मायूस हुए हैं, या अभी भी आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं उम्मीद है, मसाइल हल कर सकते हैं? इंशाल्लाह उम्मीद पे तो बंदा हर कोई कायम है। इंशाल्लाह देखें, करेंगे, हर कोई आगे कुछ ना कुछ तो करता है। अब देखें ये भी कुछ करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे देख रहे हैं ज़हीर साहब, कोई मसाइल हल होते नजर आ रहे हैं? अभी तक तो सरकार कोई मसाइल हल होते हुए नजर नहीं आए। कुछ भी नहीं, वैसे ही चल रहा है जैसे पहले था, वही है। मेरे तो हिसाब में अभी तक कोई ऐसा मसला, कोई काम ऐसा नहीं हुआ है जो नया हो। पुराने भी वही ठप के ठप हो गए, वही कचरों का हाल है, वही गाड़ियों का हाल है, वही रोडों का। यानी आप ये कह रहे हैं कि ज़ईफुल उमर कोई सीएम आए या नौजवान आए, कोई तब्दीली नहीं है? कोई तब्दीली नहीं। तब्दीली ज़ईफ या जवान से थोड़ी है, तब्दीली तो जहन से आती है। मेरे नज़र में तो मैं समझता हूँ अभी वो 50 अरब का पैकेज लाए थे सिंध की डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पानी, हेल्थ, सेहत, रोजगार। तो उस 50 अरब रुपए में से कुछ आप समझते हैं कोई नई स्कीम का आगाज हुआ कराची के अंदर? अभी तक तो कोई स्कीम का आगाज नहीं हुआ। कौन सी हुआ है आप बताएं, अगर कोई हुआ है तो। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। वो पैसे कहाँ हैं हमें तो नहीं पता, आवाम को तो कुछ भी नहीं पता। ये तो सिर्फ जबानी चल रहा है मेरे हिसाब में तो। दूसरी सियासी जमातों ने क्या किया है? अपोजिशन जमातों ने खास तौर पे वो पुश कर रहे हैं, वो जोर दे रहे हैं हुकूमत सिंध को कि आए जी मसाइल हल करें आम बंदे की फलाह बहबूद के लिए। भाई कराची में अपोजिशन MQM थी, उसको तो लगा दिया गया है बिल्कुल कोने में। अब अपोजिशन कराची में, सिंध में तो अपोजिशन कोई भी नहीं है। इमरान खान साहब हैं, वो पंजाब में हैं। जितने भी हैं आप बता दें, कोई है अपोजिशन यहाँ? जो अपोजिशन थी वो तो समझ लें कि ख़त्म हो चुकी है। अब नई अपोजिशन जब आएगी तो कुछ होगा, तो फिर कुछ पता पड़ेगा। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुराद अली शाह साहब कोई तब्दीली लाए? सर अभी तक तो कोई तब्दीली नज़र नहीं है। ये कचरे वहीं के वहीं पड़े हैं, लोड शेडिंग का वही हाल है, अस्पतालों की वही है। अभी तक हो सकता है एक्टिव है सीएम, हो सकता है टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम इनको देना चाहिए। टाइम देना चाहिए जी। आप क्यों समझते हैं टाइम देना चाहिए? एक्टिव हैं, देखिए जवान हैं। पहले जो सीएम थे वो थोड़े ज़ईफ थे, ये एक्टिव हैं, थोड़ा काम करके इन्होंने दिखाया, हर जगह खुद पहुँच रहे हैं। तो इससे लगता है कि आगे जाके हालात अच्छी तरफ आ जाएंगे। नहीं तो उनके फिजिकली एक्टिव होने से मसाइल तो हल नहीं हो रहे। यहाँ पर वही ट्रांसपोर्ट का मसला है, पानी का मसला हल नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह के मसाइल हैं उसमें शायद एक्टिविज्म ज्यादा चाहिए। जाहिर सी बात है ना, बहुत देखें जहाँ कुछ होता है वो एक्टिव खुद पहुँच जाते हैं। पहले वाले सीएम थे वो नहीं पहुंचते थे, ये ऐसी कोई इन तक कोई रिपोर्ट पहुंचती है, खुद पहुंच जाते हैं वहाँ पे। वैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक का खास तौर पे बहुत बड़ा इशू है। अभी रिसेंटली भी हमने देखा कि बहुत सारे इवेंट्स आए। अभी जो आइडियाज़ 2016 है उसकी वजह से भी बहुत सारे मसाइल आए। तो बेहतर तौर पर ना ट्रैफिक मैनेजमेंट हमें नज़र आती है, ना प्लानिंग नज़र आती है। टैक्स पेयर का पैसा जो है वो फंड्स की नौयत में सामने नज़र तो आता है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होता नज़र नहीं आ रहा। हमारे रिपोर्टर मंजर रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आया कराची के अंदर कोई नई स्कीमें आई हैं, नई स्कीमें उन्होंने उसका आगाज़ देखा है और उनका स्टेटस क्या है, क्योंकि अगर नई स्कीमों का आगाज़ हुआ है तो शायद उम्मीद की जा सकती है कि वो स्कीमें मुकम्मल हों और फिर आम बंदे
को बेहतर तौर पर इस डेमोक्रेसी का डिविडेंड मिल सके। मंजर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मंजर साहब, कैसे देख रहे हैं मुराद अली शाह साहब के आने से? आप समझते हैं कि कराची के अंदर खास तौर पे कोई तब्दीली आई है? किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। अगर आप पेपर वर्क करें तो पेपर वर्क पीस पार्टी का 8 साल में हमेशा मुकम्मल रहा है, लेकिन ग्राउंड में एक रत्ती काम भी नहीं हुआ है। स्कीमें आती रहती हैं, उस पर पैसे भी चले जाते हैं, लेकिन जब आप वहाँ जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको वो चीज़ नज़र ही नहीं आएगी। और इसकी मिसाल ये है कि लियारी एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा मुशर्रफ दौर में कंप्लीट हो गया था, 8 साल हो गए, दूसरा हिस्सा आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसके अलावा नाज़िमाबाद का अंडर बाईपास सालों लग गए, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। यानी कि इसका अंदाज़ा आप यूँ लगाएं कि अगर विभाग 1000 या 1500 अरब रुपए सिंध को देता है तो वो सारे के सारे सिर्फ करप्शन की नज़र हो रहे हैं। कराची कचरे का ढेर बन गया है, चिंची रक्शे, ये वाले रक्शे यहाँ पे चल रहे हैं, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं। सेहत का हाल देखना है तो आप बासी शहीद चले जाइए, जिना हॉस्पिटल चले जाइए और सिविल अस्पताल चले जाए, वहाँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सेहत नाम की कोई चीज़ सूबे के अंदर है ही नहीं। घर में चले जाएं आप तो फाकों से लोग मर रहे हैं और भूख से लोग मर रहे हैं कि सैकड़ों बच्चे अब तक इसलिए मर चुके हैं कि उनकी खुराक पूरी नहीं थी। लाड़काना देख लें, शिकारपुर देख लें, कोई जगह ऐसी नहीं है, कोई आज तक ये एक मॉडल नहीं बना सके 8 साल में कि मॉडल बना के शक्कर कोई पेश करते हैं कि भैया एक छोटा शहर था हमने उसको बना दिया। तो मंजर मुझे बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक नौजवान क़यादत को इसलिए लाए कि जहाँ तक एक बुनियादी तब्दीली हम निज़ाम में लाएं और दूसरी तरफ उसको इलेक्शन में कैश भी करा सके। तो अगर मुराद अली शाह साहब के आने से वही पुराना घिसा पटा निज़ाम चलना था तो मुराद अली शाह साहब को लाने का फायदा क्या था? देखिए, सिर्फ चेहरा तब्दील किया गया आवाम को दिखाने के लिए। पंजाब में अभी ऑप्टिक्स हैं, सिर्फ ऑप्टिक्स, सिर्फ चेहरा बदला है, बाकी कुछ नहीं बदला। मैं कुछ दिनों पहले पंजाब से होके आया हूँ तो जमीन आसमान का फर्क हो गया। पहले कराची आगे था, अब कराची उन 10 शहरों में शामिल है जो रहने के काबिल नहीं हैं। तो ये हाल कर दिया कराची का, कचरे का ढेर, पानी की प्रॉब्लम जहाँ नहीं होती थी, जहाँ 60-70 बरस में कराची की वो आबादियाँ जहाँ पानी हमेशा आया है, उन इलाकों में भी बोरिंग का सिस्टम शुरू हो गया है। वहाँ पे भी बोरिंग, पानी नहीं, ट्रांसपोर्ट नहीं, सेहत नहीं, तालीम का हाल ये है कि हज़ारों स्कूल हैं 8 सालों में, घोड़ से स्कूल तक ये जो है ये 8 साल में कहते हैं वो स्कूल कायम है। भाई वो आप कौन करवाएगा? क्या आर्मी से आप मदद लेंगे? आप खाली करवाएं, आप वजीर तालीम है, तो ये वो स्कूल तक जो है खाली नहीं करवा पाए, उन मुलाजमीन को ये निकाल नहीं पाए, तो हशर नशर हुआ है सिंध गवर्नमेंट का। अच्छा मंजर, मुझे ये भी बताएं कि मसाइल पुराने तो बहुत ज्यादा है, 8 साल हो गए, बुनियादी तब्दीली आ जानी चाहिए थी, लेकिन ये जो 50 अरब रुपए का जो पैकेज है, जो फंड्स रखे गए हैं, इसमें तो काफ़ी सारी स्कीमें, सड़कों की मुरम्मत है, रिहेबिलिटेशन है, पिपरी जैसे प्लांट्स हैं, हब की रेनोवेशन है, उसकी कंस्ट्रक्शन है, इसके अलावा फ्लाईओवर हैं, ब्रिजेस हैं, एंड देन रैपिड बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसके अंदर ब्लू, ऑरेंज और रेड लाइन वगैरह शामिल है। तो प्रोजेक्ट्स तो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अब तक 100 दिनों की कारकर्दगी क्या है? आप समझते हैं कि अगर 1 से 10 की हम कैटेगरी सामने रखें तो आपका तजिया क्या कहता है? आप समझते हैं कि 4-5 के पास आते हैं या अभी किक स्टार्ट ही नहीं हुआ? कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है, चेहरा बदल के नौजवान क़यादत जरूर आ गई है, वो एक्टिव जरूर हुए हैं, लेकिन एक्टिव होने के बावजूद कराची का कचरे के ढेर साफ हो गया नहीं, साफ हुआ। ट्रांसपोर्ट का मसला हल हुआ नहीं, हल हुआ। इसी तरह कोई कराची का ऐसा एक मसला नहीं है जिसमें यह हुकूमत फखर से कह सके नाज़िमाबाद फ्लाईओवर को आज से 1.5 साल पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए था। उधर वहाँ बदतरीन ट्रैफिक जाम है, वहाँ पे भी कोई मसला नहीं। ये ऑरेंज बस सर्विस की जो बात कर रहे हैं, 5 किलोमीटर, कराची जैसे बड़े शहर में आप 5 किलोमीटर की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे आवाम को क्या फायदा? वैसे भी सड़कें, ब्रिजेस और पुल बनाने से ट्रांसपोर्ट का मसला हल नहीं होगा, ट्रैफिक का मसला हल नहीं होगा जब तक आप ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर नहीं करेंगे। आज हम देखें तो नफरी कम है ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की, देन यहाँ पर सिग्नल काम नहीं कर रहे, उसमें करप्शन है, उसमें सियासत है, और ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, कानून की जो उस पर अमल दरामद है, व्हीकल मोटर ऑर्डिनेंस जो है, तो पॉइंट ये है कि अगर एटलीस्ट इदारे को हम बेहतर कर लें तो किसी हद तक हमें तब्दीली नजर आ सकती है। भाई जब इदारे उस वक्त बेहतर होंगे जब आप पे करप्शन नहीं होगी। अब अगर करप्शन, वो कैमरे लगे थे, उन कैमरों का वो रिजल्ट नहीं है, करोड़ों रुपए के कैमरे लगे हैं,
कोई भी वारदात होती है किसी का चेहरा शनासाई में नहीं आता। वो लोग कहते हैं, जो एजेंसियां हैं वो कहती हैं ये कैमरे का रिजल्ट है, ये खराब रिजल्ट है। वो करोड़ों रुपए के कैमरे वो लगाएं जो चाइना से मंगवाए गए और 2 नंबर कैमरे हैं, पैसे 1 नंबर के लिए गए और कैमरे 2 नंबर लगाए गए। इसी तरह कोई भी स्कीम आ रही है उसमें करप्शन का उनसे इतना ज्यादा है कि वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। किसी भी सड़क के लिए पैसे दे दी जाते हैं तो कारपेटिंग हो जाती है, ओरिजिनल उसके अंदर कुछ होता नहीं है। सिर्फ इस तरह के काम किए जा रहे हैं, तो मुझे तो सिंध के हालात जो है ना बड़े बदतर नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया मंजर, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने पॉइंट ऑफ व्यू सुना हमारे रिपोर्टर का और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने आया। कुछ लोगों से के साथ बात हमने की। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बेहंगम ट्रैफिक है। ना पुलिस एहलकार हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और ना इसको बेहतर तौर पर मैनेज करने के लिए कोई हमें एफर्ट नज़र आ रही है। तो सड़क पर अगर हुकूमत सिंध का नुमाइंदा जो है जो पुलिस एहलकार की शक्ल में यहाँ पर होना चाहिए था, ताकि आम बंदे के जो मसाइल हैं बढ़ते हुए उसको रोका जा सके, तो वो अगर नहीं है तो आप फिर तरजीहात का तयन कर सकते हैं। इस टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक से आने के बाद पीटीआई कराची के सदर हमारे साथ होंगे फिरदौस शमीम नकवी साहब, और उनके साथ हम डिटेल में डिबेट करेंगे कि कराची तरजीहात में शामिल क्यों नहीं है। मुराद अली शाह जो कि नए चीफ मिनिस्टर थे, जिन्हें 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, तो बुनियादी इशू यही है कि 50 रुपये का एक बड़ा अमाउंट कराची की डेवलपमेंट के लिए रखा गया, और आया कोई तब्दीली आई या मुराद अली शाह साहब खुद तब्दील हो गए हैं। अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो अनाउंस किए गए इस साल बजट 2016-2017 के लिए सिंध हुकूमत ने, उसमें आप देख सकते हैं कि इस बार बहुत बड़ा अमाउंट रखा गया। 50.3 अरब रुपए का एनुअल डेवलपमेंट प्लान की एलोकेशन थी, जिसमें 10 अरब रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुख्तस किया गया, कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसमें मोटी मोटी चीज़ें अगर हम आपके साथ शेयर कर दें तो जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं KMC की, ख़ास तौर पर फायर स्टेशन के लिए उसके लिए 500 मिलियन रखा गया। पिपरी फिल्टर प्लांट पंपिंग स्टेशन के लिए 900 मिलियन रुपीस। इसी तरह जो रिहेबिलिटेशन है तारिक रोड से शहीद मिल्लत के लिए, उसके लिए 550 मिलियन रुपया। एंड देन जो हब रिवर रोड है उसके लिए बहुत अरसे से बात हो रही थी कि हब रिवर रोड को बेहतर किया जाए, 500 मिलियन रुपीस उसके लिए रखा गया। देन K4 के लिए 6 अरब रुपया और 1 बिलियन रुपीस S3 के लिए मुख्तस किया गया। और ये इंतहाई आम मंसूबे थे कि अगर इन प्रोजेक्ट्स पर पैसा लगाया गया होता तो शायद अभी तक कुछ बुनियादी हमें डिफरेंस नज़र आ चुका होता। गुजर नाला के लिए 1 अरब रुपए का एक बहुत बड़ा अमाउंट रखा गया कि इसको रीवैम्प करें, इसको रिहेबिलिटेट करें और इसको कोई बेहतर निज़ाम और सिस्टम के तहत जो है इस पर इन्वेस्टमेंट की जाए। इसके अलावा जो ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट है 2.3 बिलियन रुपीस का, उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट, और रेड लाइन है। तो पॉइंट ये है कि बहुत बड़ा अमाउंट, ये तमाम चीज़ें वजीर मेंशन से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लेके वाटर प्रोजेक्ट्स और दूसरे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को मिलाकर 50.3 अरब रुपया बनता है 2016 और 17 के लिए, जो कि फी कस अगर 2 करोड़ की आबादी के साथ लगा लें तो 2,500 रुपया बनता है। सो 2,500 रुपया इस साल में अब तक इस 4 माह में अवाम को मिला है या नहीं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट PTI कराची जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब, और उनसे पूछते हैं कि इस तमाम बजट का, इन तमाम बड़े बड़े अमाउंट्स का क्या हुआ, क्योंकि जो NFC से जो पैसा मिलता है, जो वर्ल्ड बैंक और USAID से जो पैसा मिलता है मुख्तलिफ स्कीम्स के लिए, वो इसके अलावा है। तो बजट में जो पैसा रखा गया उस पर अवाम का हक है या नहीं, ख़ास तौर पर कराची का। और PTI के साथ हम ये नशिस्त इसलिए भी कर रहे हैं कि रिलेटिवली PTI एक अच्छी मौसर अपोजिशन का रोल प्ले कर रही है, वफाक में भी और यहाँ सूबे में भी, क्योंकि दूसरी तमाम सियासी जमातें जो हैं वो मुख्तलिफ इंतशार का शिकार हैं और उनके अंदर जो है वो बहुत सारी लड़ाइयाँ हमें नज़र आ रही हैं। फिरदौस साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने का। फिरदौस साहब, 50 अरब रुपए का बजट इस साल 2016-17 के लिए सिर्फ कराची के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो पंपिंग स्टेशन हैं, इसके अलावा जो रोड्स हैं, पानी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो अभी तक आप समझते हैं कि कोई डेवलपमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट पीपल्स पार्टी की जानिब से नजर आई, कोई तब्दीली नजर आई, या मुराद अली शाह साहब खुद तब्दील हो गए? मेरे ख्याल से पहली चीज़ तो ये वजीरों की बेसमेंट्स के लिए पैसे, जैसे कि आपको पता है जैसे बलूचिस्तान में पैसे निकले थे वैसे यहाँ भी निकलेंगे।
जब भी होगा कहीं न कहीं कैश छुपा के रखा जाता है, जिससे कि जो करप्शन सिंध के अंदर है वो यही है कि इन प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे दिए जाते हैं, एक्चुअल मनी एम्प्लॉयड इज वेरी लिटिल। एक दूसरी चीज़ ये कि देखें, मुराद अली शाह साहब जो हैं वो नए वजीर आला नहीं है, वो पहले कायम अली शाह के वॉज द फेस, वजीर आला वही थे। अब फेस भी मुराद अली शाह हैं और वजीर आला भी वही, बट ये सिर्फ फर्क आया है, वरना पहले भी पीछे एज फाइनेंस मिनिस्टर, एज एनर्जी मिनिस्टर, एज इरिगेशन मिनिस्टर, एज प्लानिंग मिनिस्टर, चार पोर्टफोलियो उनके पास थे और वो चारों के जरिए जो है वर्चुअली सिंध के बजट को तो सर यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर पहले भी काम नहीं हुआ तो उसके जिम्मेदार भी मुराद अली शाह साहब थे? मैं ग्रेटली ये समझता हूँ कि मुराद अली शाह साहब पहले तो ये कह सकते थे कि शायद उनको काम नहीं करने दिया जा रहा और बाकी लोग रोक रहे हैं। अब उनके पास एज द हेड ऑफ द टीम ये बहाना नहीं रहा, और मैं समझता हूँ कि कराची और सिंध और पूरा पाकिस्तान उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था एज अ यंग एजुकेटेड चीफ मिनिस्टर कि ही विल डिलीवर। अनफॉर्चुनेटली वो 9 बजे की कहानी भी 1 माह के बाद फारिग हो चुकी है और गवर्नमेंट अफसरान उसी वक्त आते हैं जिस पे वो पहले आते थे, और कोई एफिशिएंसी बढ़ी नहीं है और कोई डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है अकाउंटेबिलिटी भी नहीं बढ़ी है। जो स्कीम्स थी उनकी प्रोग्रेस इज स्टिल स्लो एंड बिहाइंड स्केड्यूल, और करप्शन का हाल वही है। अभी तक एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं किया, कोई चेंज नहीं आया। कम से कम अगर एक फीलिंग होती है ना कि थानों के हालात बेहतर हो गए, आपकी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो इम्प्रूव हो गई, लोकल गवर्नमेंट को डिवॉल्व करके पावर बहुत जल्दी काम हो रहा है। कराची का देखिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या है, ये शहर के अंदर जगह जगह कूड़ा है। उस कूड़े को हटाने के लिए जो है, जो वोरा साहब हैं वो कहते हैं कि मुझे 400 करोड़ रुपया चाहिए सिर्फ कूड़ा हटाने के लिए, कि जब तक 400 करोड़ रुपए के प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेके नहीं दिए जाएंगे, बेस जीरो पे नहीं आएगा ये शहर, कि इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड। उसके बाद उसकी मेंटेनेंस है, दैट्स सेपरेट, ठीक है, इसके बारे में कोई नहीं है। इस कूड़े की वजह से कितनी बीमारियां होती हैं, कितनी परेशानियां होती हैं। जैसे कूड़ा जलता है, उस कूड़े के जलने से टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, स्मॉग पैदा होता है, बच्चों में बीमारियां जाती हैं। यही अनट्रीटेड वेस्ट जो है वो नालों में जाता है, उसकी क्लॉगिंग होती है, उसकी वजह से और प्रॉब्लम होती है, मतलब मल्टीपल रीजन है। और फिर यही कूड़ा अगर सीवरेज सिस्टम में चला जाए तो उसकी भी क्लॉगिंग होती है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए कूड़ा है एक मसला। दूसरा मसला है डिलिमिटेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। कराची के अंदर कोई स्टडी इस वक्त अवेलेबल नहीं है कि कराची की कौन सी मेजर पाइपलाइन कितनी पुरानी हो गई है। हर चीज़ की एक ज़िंदगी होती है, कोई हमें नज़र नहीं आता। कोई यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट नहीं हो रहा। KMC के अंदर कहते हैं कि जी दे हैव गॉट 10,000 मोर एम्प्लॉइज देन व्हाट दे नीड। इसी तरह वाटर सीवरेज बोर्ड में 8,000 की बात होती है कि जिसमें बहुत सारे गोस्ट एम्प्लॉइज हैं। कोई मेजर्स नहीं लिए गए ना 8 साल दौर के अंदर कि उनको ख़त्म किया जाए। आजकल क्या कितना मुश्किल है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस 3 टाइम्स अ डे। आदमी जाएगा किधर, पता चल जाएगा कौन आता है कौन नहीं आता। लेकिन ये सारी क्योंकि सियासी अपॉइंटमेंट्स हैं, दे आर नॉट विलिंग टू कैच, उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उन्हें पता है पार्टी तो इल्ज़ाम लगाती है, ब्लेम करती है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे कि उन्होंने KMC पे, वाटर बोर्ड में, पोर्ट एंड शिपिंग डिपार्टमेंट में उन्होंने भर्तियां कराई, सियासी भर्तियां कराई, हमने फंड्स दिए, इन्होंने फंड्स खा लिए, इसलिए कराची का ये हाल है। अगर वो डिलीवर करते तो आज ये हाल नहीं होता। तो आप समझते हैं कि ये सिर्फ सियासी बात है और प्रैक्टिकली ना उन्होंने कुछ किया और ना अभी ये कर रहे हैं? मेरे ख्याल से ये मजाक खेज बात है। इससे की बात यह है कि अगर मैं एक चार्ज लगाऊं और मैं हुकूमत में भी हूँ तो मुझे ऐसे तमाम लोगों को फारिग कर देना चाहिए, पहली चीज़। और अगर मैं फारिग ना कर सकूं तो या तो ये मानूं कि चार्ज गलत था, या ये मानूं कि मैं इनकॉम्पिटेंट हूं टू रिमूव दिस पीपल। वन ऑफ द टू, यू कांट गेट अवे विद बोथ, तो इट्स नॉट पॉसिबल। द चार्ज इज ट्रू, ये हम देखते हैं। और मैं ये कहता हूं, वसूख के साथ कह रहा हूं कि मैं बेतहाशा लोगों को जानता हूं जो कि पार्टियों के नुमाइंदे हैं, जिनको नौकरियां मिली हुई हैं और वो कभी भी दफ्तर नहीं आते। मैं आपको अपनी यूसी का पिछली दफ़ा भी वाक़या सुना चुका हूँ, आज दोबारा सुना देता हूँ कि मेरी यूसी के अंदर 14 लोग हैं, जिसमें से 8 मैंने कभी देखे नहीं, लेकिन तनख्वाहें जारी हैं। अब जबकि हमारे पास कुछ साइनिंग अथॉरिटी आई है तो मैंने रुकवाई है कि हमने तनख्वाह सिर्फ उन लोगों को देंगे जो अटेंड कर रहे हैं। एक्चुअली मेरा काम जो है वो
5 लोगों से चल सकता है, अभी भी 3 एक्स्ट्रा हैं उसके लिए। और सर इसी तरह ये चीज बहुत ऊपर के लेवल तक भी जाती जी है। बिल्कुल। और लेकिन सर आप मुझे बताएं कि क्या वजह है कि 8 सालों में अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची को वो अहमियत नहीं दी जो कि देनी चाहिए थी। हालांकि वो यहाँ पर मैस ट्रांजिट सिस्टम लाकर इदारों को ठीक करके यहाँ पर डेवलपमेंट करके बहुत बड़ी विक्ट्री भी हासिल कर सकते थे, लेकिन क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी ने कभी तवज्जो ही नहीं दिया? मेरा ख्याल से पीपल्स पार्टी जो है वो उसे पता है कि कराची कभी उनको वोट नहीं करेगा। कराची इसलिए वोट नहीं करेगा कि कराची के लोग बाशऊर हैं, कराची के लोग पढ़े लिखे, कराची के लोग जो हैं वो जानते हैं कि जरदारी कभी भुट्टोज नहीं बन सकते, और अगर नाम में कोई ऐसी बात नहीं रखी होती, काम में बात होती है, तो वो देखना चाहते हैं कि काबिलियत कितने हैं। ये सिर्फ नहीं है कि जी वो 20-22 साल बच्चा जो है वो बेनज़ीर भुट्टो का निमुल बदल हो जाए या जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जानशीन हो जाए। लेकिन सर माज़रत के साथ इन्होंने वेस्ट साइड से वोट तो निकाला है। इस दफ़ा कराची में जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो तब्दीली आई थी, जिस पर किसी सियासी जमात ने ज़्यादा फोकस नहीं किया, कराची को 6 ज़िलों में डिवाइड किया, उसका फ़ायदा उन्होंने उठाया है। अब माने या नहीं माने, अभी लोकल गवर्नमेंट में उन्होंने अपने नुमाइंदों को इलेक्ट भी कराया है। अभी जो दूसरे जो इंतखाबात हुए, ज़िमनी इंतखाबात, उसमें भी उनका बंदा जीता है। NA 258 में मुत्तहिदा ने बाइकआउट कर लिया। ऐसा लग रहा है कि अब NA 258 से जो उनके पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो अभी आए हैं, जो पहले नून लीग में थे, हकीम बलोच साहब, अब वो यहाँ से जीत जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी गेन तो कर रही है इस तमाम गवर्नेंस की क्राइसिस के बावजूद। वजह क्या है? आपको उनकी सियासत समझ, वो NA 258 इज अ ग्रेट एग्जाम्पल। NA 258 में उन्होंने किया क्या? उन्होंने तमाम अपोजिशन को खरीद लिया। अनफॉर्चुनेटली जितनी ये शख्सियात हैं, दे हैव बीन फॉर सेल। इसके अंदर सिर्फ उन्होंने PMLN के आदमी को कन्वर्ट नहीं किया इनटू PPP, उन्होंने उसका जो मेन कॉम्पिटिटर था जाम करीम, जिन्होंने लेट कुछ माह पहले PTI ज्वाइन की थी, उनको भी लेकर किसी को सेनेटरशिप का वादा किया, किसी को मिनिस्ट्री का दावा किया, किसी को MNA बनाने का। और ये थ्रू आउट सिंध ये कर रहे हैं, ये खरीद और फरोख्त की सियासत कर रहे हैं। ये बड़ी कामयाब होती है बाई इलेक्शंस के अंदर, ये कामयाब होती है जहाँ के इलेक्शन जो है बड़े लो। ये जितना आप इलेक्शन देख रहे हैं, ये मैनिपुलेटेड इलेक्शन है ड्यू टू, हम तो हमेशा से कहते आ रहे हैं 2013 के इंतखाबात से कि पाकिस्तान का इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो सड़ चुका है और उसमें से बू आ रही है, और उसको सही करने के लिए कोई कोशिश नहीं है। इससे कि जो कुछ आप लोगों ने वीडियोस दिखाई, जो रिपोर्टिंग की, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को निकाला नहीं गया गवर्नमेंट की नौकरी से। किसी ने नहीं पूछा कि तुम क्यों नहीं हाजिर हुए पोलिंग स्टेशन पे, किसी ने क्यों नहीं पूछा कि तुम पूरा पोलिंग मटेरियल किधर लेकर गायब हो गए, किसी ने ये नहीं पूछा कि तुमने सारे फॉर्म्स क्यों नहीं भरे। तो ये सारा सिस्टम जो है मैनिपुलेटेड सिस्टम। तो सर रिफॉर्म्स की जरूरत तो है ना? है बिल्कुल, मैं तो समझ, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स सिर्फ लिप सर्विस दे रहे हैं। एक्चुअली मेरे ख्याल से पाकिस्तान के हर शहरी को वो सब कुछ याद जो कि किसी सबक में और नहीं सिखाया जा सकते। फॉर्म 13 क्या होता है, 14 क्या होता है, 15 क्या होता है, बैलेट पेपर के अंदर इंक कैसी होती है, बैलेट पेपर के अंदर फिंगरप्रिंट करके सर वो तो क्रेडिट जाता है आपको, अवेयरनेस क्रिएट कर दी। अब जब वो अवेयरनेस क्रिएट कर दी, पीपल अंडरस्टैंड द प्रोसेस। जब वो प्रोसेस को देखते हैं कि सही तरीके से फॉलो नहीं हो रहा, इससे कि आप ये देखिए ना, अंदर इन बाहर रेंजर्स की या आर्मी की ज़रूरत जहाँ होगी कम हुई है रेगिंग, लेकिन इररिस्पेक्टिव जहाँ पोलिंग स्टाफ जो है वो पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं, वहाँ कैसे फेयर एंड फ्री है? तो सर इन दी एंड यानी आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि पीपल्स पार्टी खरीद लेती है और यहाँ पर बेहतर पर रिफॉर्म्स नहीं हुई, पोलिंग पूरे पाकिस्तान की बात है, पूरे पाकिस्तान में और फिर सूबों में भी वही चीजें चल रही हैं, तो क्योंकि ये सब नहीं हुआ, तो चाहे वो गवर्नेंस दिखाएं या गवर्नेंस ना दिखाएं, उनके बंदे अपॉइंट हो जाएंगे और आम बंदा जो है वो इसी तरह चीखो पुकार करता है। जी मेरे ख्याल से मैं ये बात कह रहा हूँ कि देयर इज गोइंग टू बी अ डिफरेंस। देखिए दोनों इलेक्शन, एक तो ये है कि जब जनरल इलेक्शंस हो रहे होते हैं, इतनी मैस स्केल पे करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, देयरफॉर द रिजल्ट्स आर बेटर देन द बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन में तो वो कंसंट्रेट करके मैनिपुलेट करके अपनी मर्जी के रिजल्ट निकाल लेते हैं, जनरल इलेक्शन में वो नहीं। कराची के अंदर जो डेवलपमेंट नहीं हुई है,
अब आम जो कराची हाइट है, जो पढ़ा लिखा शहरी है, वो सब क्या करे? उसने यहाँ वोट दे के भी देख लिया, उसने सियासी जमातों के साथ खड़े होकर भी देख लिया, उससे तो कोई डिलीवरी नजर नहीं आई माजी में अब तक। पिछले 8 बरस भी हमारे सामने हैं कि यहाँ पर कचरे की वजह से हलाकतें भी हो जाती हैं। यहाँ तक इतना बड़ा इशू हो गया है कि शायद लॉ एंड ऑर्डर से बड़ा इशू कचरा बन चुका है। तो पॉइंट ये है कि अब फिर क्या किया जाए? 547 अरब रुपया एनएफसी की मद में पीपल्स पार्टी को इस साल मिला है। पिछले साल 482 अरब रुपया मिला, उससे पिछले साल 413 अरब रुपया मिला। 1500 अरब रुपया सर एनएफसी की मद में सूबाई हुकूमत को मिल चुका है। अब अगर वो कहीं लगेगा नहीं, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में ऐसी डेवलपमेंट नहीं होगी, तो फिर कहाँ होगी? फिर क्या किया जाए? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? मेरे ख्याल से पॉलिटिकल एक्टिविज्म एंड एनजीओज हैव टू प्ले रोल, दोनों का एक किरदार है। और आवाम को अपने हकूक़ के लिए खुद निकलना पड़ेगा और आवाज़ उठानी पड़ेगी। जब आपकी मर्जी के नुमाइंदे नहीं आते तो आपको एक्सपोजेस करने पड़ते हैं। एक्सपोजेस करने के लिए मीडिया हमारा किसी हद तक आज़ाद है, एंड इट्स नॉट परचेज्ड एज येट एट मैनी प्लेसेस, एंड देयर पीपल लाइक यू एंड मैनी अदर्स जो कि फ्री, फेयर एंड फ्री रिपोर्टिंग करने को तैयार है। इश्यूज़ को सामने लाएं, मीडिया पे लेके आएँ और उनको अकाउंटेबल ठहरें। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को आप देख लीजिए या कराची वाटर सीवरेज बोर्ड को देख लें, इन दोनों को अगर आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज करेंगे तो आपको हैरानियाँ होंगी। मैंने अभी पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कराची वाटर सीवरेज बोर्ड के ऊपर। टोटल जितने ड्यूज़ हैं उसका टोटल कलेक्शन जो है सिर्फ 11% है। कौन सा इदारा है जो अपनी मैनेजमेंट को चेंज नहीं करेगा? उनके बोर्ड के अंदर 80% ऑफ द पीपल आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। वो मिनिस्टर के खिलाफ कैसे बात कर सकते हैं? एक इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाई जाए, अकाउंटेबिलिटी प्रोसेसेस किए जाए, मैनेजमेंट ऑडिट्स किए जाएं, ये डिमांड होनी चाहिए। और एक देखिए, वाटर की दुनिया भर में कंपनी जो वाटर रिलेटेड कंपनी है, वाटर इज ए स्कार्स रिसोर्स एंड इसको तो प्रॉपर्ली मैनेज भी होना चाहिए एंड इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पानी ज़ाया भी होता है और इट्स अ लॉस मेकिंग बिजनेस। इससे कि गवर्नमेंट से पब्लिक सेक्टर में दुनिया भर के अंदर अगर आप देखे जाएं तो लोकल बॉडीज़ को प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन दे दिया जाता है। यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन इज स्टिल विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। लोकल बॉडीज़ को कोई भी, जिसे कहते हैं डेवोल्यूशन ऑफ पावर, उसको दी नहीं गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि रेवेन्यू बेस क्या है, कराची का रेवेन्यू बेस क्या है, डिस्ट्रिक्ट्स का रेवेन्यू बेस क्या है और यूनियन काउंसिल्स का रेवेन्यू बेस क्या है। यूनियन काउंसिल्स का रेवेन्यू बेस करंटली इज ओनली बर्थ सर्टिफिकेट एंड डेथ सर्टिफिकेट। बट रिडिकुलस, क्या कितने बच्चे पैदा, हाँ, सर्टिफिकेट 300 रुपए, कितने उसका क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। अच्छा, इंक्रोचमेंट आप देखें बेतहाशा है। आपके पास शहर के अंदर जगह जगह ट्रैफिक की रुकावटें खड़ी हो गई, ठेलों की सूरत के अंदर, उसका कोई नहीं कर सकता। साइन बोर्ड के साथ जो हाल हुआ है वो आपने देखा था। अब दुकानों के साइन बोर्ड हैं। इतना इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है अगर पावर डिवॉल्व कर दी जाए। इस वक्त भी पूरी एंटी इंक्रोचमेंट जो है वो केएमसी के पास है, डिस्ट्रिक्ट के पास भी नहीं। बिल्कुल ठीक। तो ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं। नाउ आगे चलते हैं सर। एज पीटीआई प्रेसिडेंट कराची, आपसे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप इश्यूज को समझते भी हैं, अंडरस्टैंड भी करते हैं और उनको हल भी करना चाहते हैं, कमिटेड भी हैं। आपके पास क्या प्लान है कराची को रिजॉल्व करने के लिए? क्योंकि अभी तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से भी कराची को रिफॉर्म करने का, इसको डेवलप करने का, कम फंड्स के अंदर रहकर कवानीन को मद्देनजर रखते हुए कि ठीक है इन दी एंड आपको सूबाई हुकूमत के कानून को ही आगे लेकर चलना है। यू डोंट हैव नंबर्स इन द असेंबली, तो आपको उसी कानून और उन्हीं तमाम चीज़ों में रह के चलना है, आवाज़ उठानी है। आप लोग सब उठा रहे हैं, तो सर आप ये बताएं कि अब फिर क्या करेंगे इसी कानून के अंदर रहते हुए? वो तो कानून तो इजाज़त नहीं देता आपको डेवलपमेंट की, तो लोकल गवर्नमेंट को अगर इस कानून के तहत इजाज़त नहीं मिलती, आम बंदा चीखों पुकार करता रहता है, तो सियासी जमातों के पास क्या फिर क्वेश्चन रहता है उसके कंसर्न्स को एड्रेस करने का? ठीक है, मैं समझता हूँ कि दुनिया भर में जो निज़ाम साबित हो चुका है वो है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैव एन इंडिपेंडेंट स्टेटस, और उस इंडिपेंडेंट स्टेटस के ज़रिए वो अपनी रेवेन्यू भी रेज करती हैं और अपने एक्सपेंडिचर्स को भी कंट्रोल करती हैं। अगर एक मेयर जिसके ऊपर 40 केसेस नहीं हुए वो अगर पूरी ऑपोजिशन के साथ मिलके अपने लिए पावर मांगेगा, मैं समझता हूँ पीटीआई उनके साथ खड़ी है। ठीक है, हम समझते हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जुल्म किया है कराची शहर के साथ। कराची क्या दौलत को लूट के कहीं और लगाया जा रहा है।
देयर हैज टू बी अ रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला। सिंध पूरा पाकिस्तान सिंध का है, लेकिन कराची एक मखसूस हैसियत रखते हैं। यहाँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कुछ और है, यहाँ के मसाइल कुछ और हैं। हम ये नहीं कहते कि कराची पूरे सूबे के लिए कमाता है, लेकिन ठीक है, ये नहीं कि सारा पैसा सिर्फ कराची में लगना चाहिए, लेकिन 60% तो लगा दो, 40% ले जाओ, तो उस 60% का जो कराची में रेवेन्यू जनरेट होती है वही कराची के लिए काफ़ी है। दूसरी चीज़ ये है कि कराची की ड्यू टू हाई डेंसिटी कराची को लोन्स खुद रेज कर सकता है। अगर वो ट्रांसपेरेंटली ऑपरेट करेगा तो बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर के प्रोजेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं। कराची को इंटरनेशनल एड मिल सकती है। कराची को जो है, जो इसकी ब्लैक इकोनॉमी है, उसको आप वाइट में ले आए तो वो बहुत ज़्यादा है। कराची के अंदर आप अगर देखें जैसे रियल एस्टेट प्राइसेस के वो कितनी अंडर प्राइस हैं और कितना हाई रेट ऑफ टैक्सेशन है। मैं कहता हूँ रेट ऑफ टैक्सेशन कम करें और प्राइसेस सही कर दें, रेवेन्यू इससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप जो है कराची के अंदर जो है, अगर आप रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम जो है वो प्राइवेटाइज कर दें और सर अब तो आपको आपकी रेवेन्यू बात को आगे कलेक्शन बढ़ाते 5 हुए, टाइम्स हो सर जाएगी। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, अब तो ये तमाम चीजें बड़ी आसान हो गई हैं जो आपने फरमाया, क्योंकि यहाँ पर अमन बहाल हो गया है। तो पहले तो अमन भी बहाल नहीं हुआ था। इन तमाम चीजों के बारे में सोचने से पहले बंदा कहता था यार यहाँ पे अमन तो बहाल कर दें, तो अब तो हाँ, अमन भी आ गया। देखिए बात ये तो ना, अब तो चीजें सिंपलीफाई वही है ना। देखिए किसी भी शहर को तरक्की करने के लिए सबसे पहली और अहम जरूरत क्या है? अमन। जहां अमन नहीं होगा वहां कुछ नहीं होगा। आप इस वक्त कह रहे हैं कि सीरिया इज नॉट गोइंग टू प्रोग्रेस इकोनॉमिकली, ऑब्वियसली इट कांट। इससे कि वहां जंग और जदल चल रही है, या इराक के अंदर हम नहीं चाहते बड़ी मुश्किल से इस शहर के अंदर एक लिवेबल स्टेट आए, नॉट अ प्लेजेंट स्टेट। और इसके लिए हम जो कुछ भी है जनरल राजी शरीफ को अप्रिशिएट करते हैं, बट साथ साथ हमें एक गिला जरूर रहता है कि रेंजर्स 30 साल में इस शहर को एक सिस्टम नहीं दे सकी लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव रखने का कॉन्टिन्यूसली। यहाँ की पुलिस फोर्स को ट्रेन नहीं कर सकी। ये किसी मुल्क में भी नहीं होना चाहिए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो आके परमानेंटली पुलिसिंग करने लगे। मेरे ख्याल से जितना पैसा रेंजर्स ने लिया है उसके लिहाज से कराची को इस वक्त तक एक बेहतरीन पुलिस फोर्स मिलनी चाहिए। उनके पास जो रीजनिंग है वो अगेन वही कहते हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। और हमने देखा है